बाप कमाए बेटा खर्चा करे। बिहार की राजनीति में एक पैटर्न साफ नजर आता है कि यहाँ पिता की कमाई बेटे के ही काम आती है। लालू यादव ने जो जमीन बनाई उस पर तेजस्वी यादव आज खड़े हैं। रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं और शकुनी चौधरी की राजनीतिक पूंजी पर आज सम्राट चौधरी का महल खड़ा है। ये बिहार की राजनीति का एक ऐसा सच है जिसे ये नेता खुद भी छुपाते नहीं हैं। बस फर्क इतना ही है कि अपने बेटे के लिए दरवाजा खोलते वक्त ये कह देते हैं कि उनका बच्चा काबिल है, इसीलिए उन्हें एमपी या फिर एमएलए चुना गया है। लेकिन जिन बेटों को एमएलए या एमपी नहीं चुना जाता उनके लिए ये दूसरा रास्ता भी निकाल लेते हैं। वो रास्ता है विधान परिषद और राज्यसभा का। वैसे ये केवल बिहार का नहीं, पूरे देश का सच है। मगर अभी बिहार में नया नया मंत्रिमंडल बना है और एक से एक कमाल के वीडियोस और बयान सामने आ रहे हैं, इसलिए अभी बिहार चर्चा में है, ऑब्वियसली फॉर रॉन्ग रीजंस। इस हफ्ते बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हुआ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बने। 3 नेता, 3 बेटे, 3 मंत्री पद। ये मंत्री बने विधान परिषद वाले रूट से। कैसे कैसे लोगों के हाथ में हमारा भविष्य सौंप दिया गया है। नेताओं के बच्चे, वो भी लायक नहीं नालायक, हमारा भविष्य क्यों तय कर रहे हैं? चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। निशांत कुमार की कई वायरल रील्स आप देख चुके होंगे। सोशल मीडिया पर इनकी कई वीडियोस इस समय वायरल हैं जिनमें ये गंभीर रूप से बीमार नजर आते हैं। काफी लोग इनके नशे में होने का आरोप लगा रहे हैं। सच क्या है इसका दावा हम नहीं करेंगे, मगर चाल में लड़खड़ाहट, बोलने में दिक्कत, पूरा शरीर बता रहा है कि ये इंसान किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। यहाँ एक बात साफ कर देनी जरूरी है कि निशांत कुमार की बीमारी बहस का मुद्दा नहीं है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसके लिए उन्हें कोसना भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल निशांत कुमार से नहीं है, सवाल उस फैसले से है जो इन्हें इस हाल में हेल्थ मिनिस्टर बनाने का लिया गया है। यह फैसला किसने लिया और क्यों लिया? बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोई छोटी मोटी चीज है क्या? एक ऐसा राज्य जहां सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती, जहां डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाने से कतराते हैं, जहां बच्चों की मौत कुपोषण से होती है, जहां बाढ़ के बाद हर साल बीमारियां फैलती हैं। ऐसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को हर रोज फैसले लेने होते हैं, अधिकारियों से मीटिंग करनी होती है, विधानसभा में जवाब देना होता है, जमीन पर जाकर हालात देखने होते हैं। क्या निशांत कुमार ये सब करने की स्थिति में है? ये सवाल का जवाब सिर्फ वो काबिल हैं कहकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काबिलियत साबित करने का एक तरीका होता है। पहले छोटी जिम्मेदारी उठाओ, काम दिखाओ, फिर आगे बढ़ो। निशांत कुमार ने पहले क्या किया? राजनीति में तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई जमीनी काम नहीं है, कोई सार्वजनिक भूमिका नहीं रही। सीधे पिता की छत्र छाया में मंत्री पद मिल गया, वो भी हेल्थ जैसे संवेदनशील मंत्रालय का। जिस मंत्री को बिहार की जनता की सेहत सुधारनी है, पहले यह देखना पड़ेगा कि उसकी अपनी सेहत ठीक है या नहीं है। यह सब बिहार में पहली बार नहीं हो रहा है, बिहार इससे पहले भी ये देख चुका है। और उस पुरानी कहानी का नाम है तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जो 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्री बनाए गए थे। उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 26 साल और मंत्रालय मिला था स्वास्थ्य और पर्यावरण का। तेज प्रताप यादव के बारे में जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो उनका काम नहीं है, वो उनके किस्से हैं। मंत्री रहते हुए ये कृष्ण का कॉस्ट्यूम पहन करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचते थे, बांसुरी बजाते थे, खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताते थे। पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो गंगा प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा था, नदियों का हाल बुरा था, औद्योगिक कचरे का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में पर्यावरण मंत्री से उम्मीद थी कि कम से कम इन मुद्दों पर कोई ठोस काम तो होगा ही। लेकिन तेज प्रताप यादव के कार्यकाल में पर्यावरण को लेकर के कोई भी बड़ा फैसला याद नहीं आता, कोई एक नीति याद नहीं आती। जो याद आता है वो है कॉस्ट्यूम, उनके बयान और उनके किस्से जो अखबारों की और रील्स की सुर्खियां बनी। आज बिहार का स्वास्थ्य मंत्री स्वस्थ नहीं है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कागजात ठीक नहीं है, और वो भी शुरुआत से ही, अभी की बात नहीं कर रही हूं मैं। साल 1999 में सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की सरकार में वेट्स एंड मेजर्स मंत्री बनाया गया। इसके बाद इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई जिसमें इनकी उम्र में झोल बताया गया। याचिका में कहा गया कि सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिए जरूरी 25 साल नहीं हुई है, और यह ठीक भी था।
4 साल पहले ही इन्हें कांग्रेस नेता सच्चिदानंद सिंह की हत्या के मामले में नाबालिग बता करके जेल से रिहा कराया गया था। राज्यपाल ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करके इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। उम्र को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा क्यों हुआ? इसके लिए उन दस्तावेजों को देखना होगा जो जांच में सामने आए थे। पहला दस्तावेज स्कूल छोड़ने का प्रमाण, इसमें सम्राट की उम्र 31 साल मिली। दूसरा दस्तावेज जन्म कुंडली, उसके हिसाब से 1999 में इनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। तीसरा दस्तावेज मतदाता सूची, उसमें दर्ज उम्र थी इनकी 24 साल। चौथा दस्तावेज 1995 में अदालत में पेश किया गया एक हलफनामा, उसमें लिखा था कि 1995 में इनकी उम्र 16 साल थी, यानी इस हिसाब से 1999 में वो सिर्फ 20 साल के होने चाहिए थे। और एक पांचवी जानकारी, सम्राट के बड़े भाई जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 1999 में वो 22 साल के थे, यानी कि बड़ा भाई 22 साल का और छोटा भाई 31 साल का। सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामों के साथ भी यही कहानी है। इनके 3 चुनावी हलफनामे हैं। पहला हलफनामा 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव, सम्राट चौधरी परबता सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस हलफनामे में वो अपना नाम राकेश कुमार लिखते हैं और उम्र लिखते हैं 26 साल, यानी 2005 में वो 26 साल के हैं। इस हिसाब से पीछे जाएं तो 1999 में इनकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। दूसरा हलफनामा 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव, फिर परबता सीट से, फिर आरजेडी की टिकट पर। इस बार हलफनामे में नाम लिखा है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार और उम्र 28 साल। 2005 में सम्राट 26 साल के थे, 2010 में 28 साल के हैं, यानी 5 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 2 साल बढ़ती है। अब सवाल तो है कि बाकी के 3 साल कहां गए? सम्राट चौधरी साल 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में इन्हें साल 2020 में एमएलसी बना दिया जाता है। उस मौके पर भी हलफनामा जमा हुआ था। इस हलफनामे में सिर्फ सम्राट चौधरी नाम लिखा हुआ है, उर्फ राकेश कुमार का जिक्र गायब है और उम्र 51 साल। अब गणित देखिए, 2010 में 28, 20 में 51, 10 साल के अंतराल में उम्र 23 साल बढ़ गई। सामान्य इंसान की उम्र 10 साल में 10 साल ही बढ़ती है, लेकिन सम्राट चौधरी कागजों में 10 साल में 23 साल बढ़ गए। इसी हलफनामे में उम्र के साथ शिक्षा के खाने में भी झोल मिला है। शिक्षा के खाने में लिखा था डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, अमेरिका। 7वीं पास से सीधे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, वो भी सिर्फ 10 साल में। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब कब हुआ और किस स्कूल से हुआ, किस कॉलेज से हुआ, किस यूनिवर्सिटी से हुआ? जवाब किसी भी दस्तावेज में नहीं मिलता है। बिहार के शिक्षा मंत्री की भी यही कहानी है। एक रिपोर्टर ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से बीपीएससी TRE 4 परीक्षा को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवाल पूछा कि प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग किया गया है। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जरूरत क्या है एजिटेशन की? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति हैं, हमारी समृद्धि का आधार हैं और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने की? हालांकि कुछ लोग इसके अधूरे क्लिप काट करके इसे कुछ इस तरह से वायरल कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि लड़कियों को एजुकेशन की जरूरत क्या है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। तो यहां मिथिलेश तिवारी एजुकेशन नहीं एजिटेशन यानी आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस जवाब को भी हम वाहियात ही कहेंगे। अरे क्यों नहीं कर सकती लड़कियां आंदोलन भाई? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों मंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? इस सब के पीछे असली वजह है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही तय ना होना। इसीलिए किसी को भी ये पद सौंप दिए जाते हैं और खास बात यह है कि ऐसे नेताओं को अक्सर विधान परिषद या राज्यसभा के जरिए ही चुना जाता है, जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। अब इनका कोई चुनावी क्षेत्र होता नहीं, इन्हें वोट नहीं चाहिए, तो इन्हें यह भी डर नहीं होता कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो जनता अगली बार इन्हें वोट नहीं देगी या हटा देगी। इसीलिए ये अक्सर सीधे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। केंद्र सरकार में भी ऐसे कई मंत्री हैं, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव। इनके जवाब इतने वाहियात होते हैं कि सवाल से मेल ही नहीं खाते हैं। जैसे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया कि प्याज इतना महंगा क्यों हो गया है, तो जवाब आता है कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ प्याज नहीं खाया जाता है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी।
मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ये जवाब इतने लेवल्स पर गलत है कि गिनती करनी पड़ती है। फाइनेंस मिनिस्टर से ये नहीं पूछा गया था कि क्या प्याज खाती हैं। और दूसरी बात, एक मंत्री की पर्सनल डाइटरी प्रेफरेंस का देश की फूड इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। रुपए की गिरती कीमत पर भी इनका यही बेतुका जवाब रहता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जब 95 के करीब पहुंचा था तब सवाल उठने लगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब था कि रुपया तो ठीक चल रहा है, यानी कि 62 से 95 तक का सफर ठीक है। हमारे रुपया ठीक चल रही है। वाह शांति वाह। एस जयशंकर को आंखों में लेजर लाइट लगा करके एक शार्प, वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट डिप्लोमेट दिखाया जाता है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जैसा देश अमेरिका ईरान युद्ध में मीडिएटर का रोल निभा रहा है, भारत को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा क्यों है, तो जवाब आया कि हम कोई दलाल देश नहीं है। यानी जो देश युद्ध रुकवाने की कोशिश करें वो दलाल हैं। लेकिन जरा रुकिए ना, यही मोदी सरकार पिछले कई सालों से ये क्रेडिट तो लेते ही आ रही है कि उन्होंने रसिया यूक्रेन वॉर में शांति की कोशिश की, यानी कि डीलिंग कराई थी। पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात को डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बताया गया, तो क्या वो भी दलाली थी जो वॉर रुकवाई थी? जयशंकर साहब के लॉजिक के हिसाब से यही निकलता है कि नहीं? अश्विनी वैष्णव के पास दो बड़े मंत्रालय हैं, रेलवेज और आईटी। दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जो डायरेक्टली करोड़ों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। इन मंत्रालयों में समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। ट्रेन लेट से चलती हैं और ये कोई 10-20 मिनट की बात नहीं है, घंटों घंटों दिन की बात है और आम बात है। एक्सीडेंट्स होते हैं। वैष्णव साहब क्या करते हैं? कैमरे के सामने जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, ट्रैक पर खड़े होकर के फोटोज खिंचवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा सिस्टमेटिक चेंज नहीं आता है। रेलवे सेफ्टी पर कोई लैंडमार्क रिफॉर्म नहीं आता है। वैष्णव साहब वापस अपने काम पर लौट आते हैं। काम वंदे भारत की शाइनी रील्स बनाने का होता है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन मंत्री बना, कौन मुख्यमंत्री बना या किसे कौन सा विभाग मिल गया है। असली सवाल यह है कि क्या इस देश की राजनीति अब पूरी तरह से विरासत, जुगाड़ और पीआर के भरोसे ही चलने लगी है? बिहार इसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण बन चुका है। राजनीति अब आइडियोलॉजी या काम से कम सरनेम और परिवार से ज्यादा तय होती है। पिता की कुर्सी बेटे को, फिर बेटे की कुर्सी उसके बेटे को। जनता सिर्फ ताली थाली बजाने तक सीमित रह गई है और जब जनता जवाब मांगती है तो बदले में मिलता है पीआर और बेतुके बयान। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।